नमस्कार, विजन आईएएस के न्यूज टुडे के इस अंक में आप सभी का स्वागत है। इस अंक में हम आपके लिए लेकर आए हैं यूपीएससी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण कुछ अहम खबरें। इस अंक के साथ मैं हूँ दिव्या तोमर। आइए सबसे पहले बात करते हैं इस अंक की खास खबरों के बारे में। केंद्र ने नदी जोड़ो परियोजनाओं के लिए राष्ट्रीय नेशनल इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर्स अथॉरिटी का प्रस्ताव प्रस्तुत किया। COP26 ग्लासगो जलवायु समझौते के साथ संपन्न हुआ। प्रधानमंत्री ने प्रमुख हितधारकों के साथ क्रिप्टो करेंसी से संबंधित मुद्दों की समीक्षा की। रूस ने भारत को सतह से हवा में मार करने वाली S-400 ट्रायम्फ मिसाइल प्रणाली की आपूर्ति शुरू कर दी है। और UNHCR ने मिड ईयर ट्रेंड्स 2021 रिपोर्ट जारी की। आइए अब खबरों पर विस्तार से चर्चा करते हैं। केंद्र ने नदी जोड़ो परियोजनाओं के लिए राष्ट्रीय नेशनल इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर्स अथॉरिटी का प्रस्ताव प्रस्तुत किया है। नेशनल इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर्स अथॉरिटी यानी नीरा की स्थापना एक स्वतंत्र स्वायत्त निकाय के रूप में की जाएगी। नीरा का कार्य नदी जोड़ो परियोजनाओं की जांच, वित्त पोषण और कार्यान्वयन करना होगा। नीरा को मौजूदा राष्ट्रीय जल विकास एजेंसियों की जगह पर लाया जाएगा और सभी नदी जोड़ो परियोजनाओं के लिए ये एक अम्ब्रेला निकाय के रूप में कार्य करेगा। ये पड़ोसी देशों और संबंधित राज्यों के साथ समन्वय स्थापित करेगा। नदी जोड़ो परियोजनाओं के तहत पर्यावरण, वन्यजीव और वन मंजूरी से संबंधित मुद्दों पर भी इसी निकाय की अधिकारिता होगी। नदी जोड़ो परियोजना का उद्देश्य भारत की नदियों को जलाशयों और नहरों के नेटवर्क से जोड़ना है, ताकि सूखा प्रवण और वर्षा सिंचित क्षेत्र में जल की उपलब्धता को बढ़ाकर जल के वितरण में अधिक समानता सुनिश्चित की जा सके। आपको बता दें कि राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य योजना के तहत NWDA ने जल के अंतर बेसिन स्थानांतरण के लिए हिमालयी नदियों के तहत 14 लिंक और प्रायद्वीपीय नदी घटक के तहत 16 लिंक की पहचान की थी। नदी जोड़ो परियोजना का काफी लाभ होगा। इससे सतही जल संसाधनों के उपयोग में 25% तक की वृद्धि होगी। अंतर्देशीय नौवहन को बेहतर बनाने में मदद मिलेगी। बाढ़ नियंत्रण, जल आपूर्ति, मत्स्य पालन, जल विद्युत उत्पादन, लवणता और प्रदूषण नियंत्रण पर तत्काल लाभ प्राप्त होगा। आइए बात करते हैं इस परियोजना से जुड़ी प्रमुख चिंताओं के बारे में। उच्च परियोजना लागत, आर्थिक, सामाजिक और पारिस्थितिक प्रभाव के संबंध में व्यवहार्यता अध्ययन की कमी, जल प्रदाता नदी के अनुप्रवाह क्षेत्र में जैव विविधता और वनों की हानि इसकी प्रमुख चिंताएं हैं। अगली खबर जलवायु परिवर्तन से संबंधित है। COP26 ग्लासगो जलवायु समझौते के साथ संपन्न हुआ। COP26 का मुख्य कार्य पेरिस समझौते के कार्यान्वयन के लिए नियमों और प्रक्रियाओं को अंतिम रूप देना था। ग्लासगो जलवायु समझौते के तहत कई प्रमुख निर्णय लिए गए, जैसे कि शमन के क्षेत्र में दीर्घावधि में बढ़ते वैश्विक तापमान को रोकने के लिए ग्रीन हाउस गैसों में आई कमी को दर्शाया गया है। ग्लासगो जलवायु समझौते के तहत इसके प्रमुख परिणाम ये रहे। इसके तहत देश वर्ष 2030 के लिए अपनी जलवायु कार्य योजनाओं या राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदानों यानी NDCs को आगामी वर्ष तक मजबूत करेंगे। इसके अलावा देश क्या कर रहे थे, इस पर भी वार्षिक संकलन रिपोर्ट का आह्वान किया गया है। कोयले और जीवाश्म ईंधन के उपयोग को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करने का आह्वान किया गया है। ये पहली बार है जब किसी COP निर्णय में कोयले का स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है। दूसरा है अनुकूलन। अनुकूलन के तहत ग्लासगो में कहा गया है कि मनुष्यों और अन्य प्राणियों द्वारा जलवायु परिवर्तन तथा चरम मौसमी घटनाओं के प्रति स्वयं को या व्यवस्था को अनुकूलित करना है। उदाहरण के लिए कृषि को लोचशील बनाना, खाद्य सुरक्षा आदि। इसके तहत प्रमुख परिणाम ये होगा कि ये विकसित देशों से वर्ष 2025 तक अनुकूलन के लिए प्रदान किए जा रहे वित्त को वर्ष 2019 के स्तर से कम दोगुना करने के लिए कहा गया है, जो कि लगभग $15 बिलियन उपलब्ध कराया गया था। ग्लासगो में अनुकूलन पर एक वैश्विक लक्ष्य को परिभाषित करने के लिए 2 वर्ष का कार्यक्रम निर्धारित किया गया है। अगला है वित्त क्षेत्र। वित्त क्षेत्र में ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन में विकसित देश ऐतिहासिक रूप से अग्रणी रहे हैं, इसलिए ये उनका दायित्व है कि वे विकासशील देशों को जलवायु परिवर्तन से निपटने में मदद करने के लिए वित्त और प्रौद्योगिकी संबंधी सहायता प्रदान करें। और वित्त के तहत ग्लासगो में विकसित देशों से अपने $100 अरब के वादे को पूरा करने और वर्ष 2025 तक प्रत्येक वर्ष तात्कालिक रूप से इस कोष की व्यवस्था करने के लिए कहा गया है। और वर्ष 2025 के बाद की अवधि के लिए $100 बिलियन से अधिक के जलवायु वित्त के लिए नया लक्ष्य निर्धारित करने पर चर्चा शुरू की गई है। वहीं कार्बन बाजार के क्षेत्र में
में ग्लासगो में कहा गया है कि ये उत्सर्जन में कमी से प्राप्त कार्बन क्रेडिट के व्यापार को सुगम बनाता है और समग्र उत्सर्जन को कम करने के लिए एक प्रभावी साधन माना जाता है। कार्बन क्रेडिट के परिणामों की बात करें तो इसने विकासशील देशों के शेष कार्बन क्रेडिट को देशों के पहले एनडीसी लक्ष्यों को पूरा करने में उपयोग करने की अनुमति दी है। मांग में कमी की वजह से इन देशों के पास बड़ी मात्रा में कार्बन क्रेडिट शेष हैं, क्योंकि कई देशों ने अपने उत्सर्जन में कमी लाने के लक्ष्यों को त्याग दिया है। अगली खबर क्रिप्टो करेंसी से जुड़ी हुई है। प्रधानमंत्री ने प्रमुख हितधारकों के साथ क्रिप्टो करेंसी से संबंधित मुद्दों की समीक्षा की है। इस बैठक में क्रिप्टो करेंसी के लिए विनियामक संभावनाओं पर विचार किया गया। साथ ही अति आशाजनक और गैर पारदर्शी विज्ञापनों के माध्यम से युवाओं को भ्रमित करने के प्रयासों को रोकने जैसे सामान्य मुद्दों पर आम सहमति बनी। क्रिप्टो करेंसी यानी बिटकॉइन, एथेरियम, रिपल, ये इस तरह की डिजिटल या आभासी मुद्राएं हैं। इन मुद्राओं में एन्क्रिप्शन तकनीकों का उपयोग करेंसी यूनिट्स के निर्माण को विनियमित करने और धन के हस्तांतरण को सत्यापित करने के लिए किया जाता है। क्रिप्टो करेंसी का परिचालन किसी केंद्रीय बैंक से स्वतंत्र रूप में होता है। प्रत्येक क्रिप्टो करेंसी का नियंत्रण ब्लॉकचेन नामक वितरित बही खाता तकनीक के माध्यम से होता है। ब्लॉकचेन एक साझा और अपरिवर्तनीय बही खाता है, यानी कि इसमें कोई बदलाव नहीं किया जा सकता है एक बार कोई भी इंफॉर्मेशन फीड करने के बाद। ये एक व्यापार नेटवर्क में लेन देन को रिकॉर्ड करने और परिसंपत्ति को ट्रैक करने की प्रक्रिया को सुविधाजनक बनाता है। हालांकि क्रिप्टो करेंसी के संबंध में कई चिंताएं भी हैं, जैसे कि इसके संबंध में विनियमन की कमी से व्यापक स्तर पर आर्थिक और वित्तीय स्थिरता के लिए जोखिम बढ़ सकता है। इस संबंध में कोई विनियम या कानून नहीं होने की वजह से क्रिप्टो बाजार धन शोधन और आतंकवाद को वित्त पोषण की सुविधा प्रदान कर सकता है। इसके अलावा निवेशकों के नुकसान के लिए एक्सचेंजों के कानूनी उत्तरदायित्व पर स्पष्टता का अभाव है। वर्ष 2020 में उच्चतम न्यायालय ने भारतीय रिजर्व बैंक के एक सर्कुलर को असंवैधानिक घोषित किया था। ये सर्कुलर बैंकों को क्रिप्टो करेंसी में कार्य करने से प्रतिबंधित करता था। वर्तमान में क्रिप्टो करेंसी को न तो सरकार द्वारा वैध मुद्रा के रूप में मान्यता दी गई है और न ही भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा इसे विनियमित किया जाता है। हाल ही में सरकार ने क्रिप्टो करेंसी और आधिकारिक डिजिटल मुद्रा विनियमन विधेयक 2021 जारी किया है। ये आधिकारिक डिजिटल मुद्रा के निर्माण के लिए एक रूपरेखा के निर्धारण और भारत में सभी प्रकार की निजी क्रिप्टो करेंसी को प्रतिबंधित करने के लिए अधिदेशित है। आइए अब आपको बताते हैं कि क्रिप्टो करेंसी किस तरह से कार्य करती है। इसके तहत सबसे पहले किसी के द्वारा लेन देन का अनुरोध किया जाता है। उसके बाद एक सत्यापित लेन देन में क्रिप्टो करेंसी, अनुबंध, रिकॉर्ड या अन्य जानकारी शामिल हो सकती है और एक बार सत्यापित होने के बाद लेन देन को अन्य लेन देन के साथ जोड़ दिया जाता है ताकि बही खाते के लिए डेटा का एक नया ब्लॉक बनाया जा सके। क्रिप्टो करेंसी ब्लॉकचेन में इलेक्ट्रॉनिक रूप से निर्मित और संग्रहित करेंसी के विनिमय का माध्यम है। इसमें मौद्रिक इकाइयों के निर्माण को नियंत्रित करने और धन के हस्तांतरण को सत्यापित करने के लिए एन्क्रिप्शन तकनीकों का उपयोग किया जाता है। इसके तहत बिटकॉइन सबसे प्रसिद्ध उदाहरण है। इसका कोई आंतरिक मूल्य नहीं है क्योंकि ये किसी अन्य वस्तु के लिए भुनाने योग्य नहीं है, जैसे कि स्वर्ण। इसका कोई भौतिक रूप नहीं है और केवल नेटवर्क में मौजूद है। इसकी आपूर्ति एक केंद्रीय बैंक द्वारा निर्धारित नहीं की जाती और इसका नेटवर्क पूरी तरह से विकेंद्रीकृत है। अगली खबर रक्षा क्षेत्र से। रूस ने भारत को सतह से हवा में मार करने वाली S-400 ट्रायम्फ मिसाइल प्रणाली की आपूर्ति शुरू कर दी है। S-400 विश्व की सबसे उन्नत वायु रक्षा प्रणालियों में से एक है। ये 4 अलग अलग मिसाइलों से लैस है। ये 400 किलोमीटर, 250 किलोमीटर, मध्यम दूरी की 120 किलोमीटर और कम दूरी के 40 किलोमीटर तक शत्रु के विमानों, बैलिस्टिक मिसाइलों और एयरबोर्न वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम (AWACS) विमानों को मार सकती है। ये 9 से 10 सेकंड के प्रतिक्रिया समय के साथ एक बार में 80 लक्ष्यों को भेदने में क्षमता से युक्त है। भारत के लिए S-400 समझौते का काफी महत्व है क्योंकि ये राष्ट्रीय सुरक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, क्योंकि भारत को वर्तमान में चीन, पाकिस्तान और अफगानिस्तान से नए खतरों का सामना करना पड़ रहा है। ये भारतीय वायुसेना की घटती लड़ाकू स्क्वाड्रन क्षमता के कारण वायु रक्षा क्षमता में मौजूद अंतराल को भी दूर करेगा। हालांकि S-400 समझौता अमेरिका के काउंटरिंग अमेरिकाज एडवर्सरीज थ्रू सैंक्शंस एक्ट (काटसा) के अंतर्गत
प्रतिबंधों की चेतावनी की वजह से विवादास्पद हो गया है। काटसा को वर्ष 2017 में पारित किया गया था। काटसा सुनिश्चित करता है कि यदि कोई भी देश ईरान, उत्तर कोरिया और रूस के साथ सैन्य संपर्क बढ़ाता है तो उसे अमेरिका से निवारक दंडात्मक कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। लागू किए गए प्रतिबंध एक तरफा हैं और संयुक्त राष्ट्र के किसी भी निर्णय का हिस्सा नहीं है। अमेरिका पहले ही S-400 की खरीद के लिए चीन और तुर्की पर प्रतिबंध लगा चुका है। हालांकि भारत इस प्रकार की प्रतिबंधात्मक चेतावनियों से प्रभावित नहीं हुआ है। संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी एजेंसी UNHCR ने मिड ईयर ट्रेंड्स 2021 रिपोर्ट जारी की है। रिपोर्ट वर्ष 2021 की पहली छमाही में विस्थापन की प्रवृत्ति का एक संक्षिप्त विवरण प्रदान करती है। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि वर्ष 2021 के मध्य तक वैश्विक जबरन विस्थापन 84 मिलियन से ज्यादा हो गया था। उनमें से 42% 18 वर्ष से कम आयु के किशोर थे। उत्पीड़न, संघर्ष, हिंसा, मानवाधिकारों का उल्लंघन और लोक व्यवस्था को गंभीर रूप से प्रभावित करने वाली घटनाएं इसके मुख्य कारण है। विश्व भर में जारी संघर्ष और हिंसा ने लगभग 51 मिलियन लोगों को अपने ही देशों में पलायन करने के लिए विवश कर दिया है और रिपोर्ट के मुताबिक अधिकांश विस्थापन अफ्रीका में हुआ है। इस रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि वर्ष की पहली छमाही के दौरान शरणार्थियों की संख्या में भी वृद्धि जारी रही, जो लगभग 21 मिलियन तक पहुंच गई। अधिकांश नए शरणार्थी केवल 5 देशों से हैं: मध्य अफ्रीकी गणराज्य, दक्षिणी सूडान, सीरिया, अफगानिस्तान और नाइजीरिया से। रिपोर्ट में उल्लेख किया गया है कि विकासशील देश विश्व के 85% शरणार्थियों को शरण प्रदान करते हैं और तुर्की सर्वाधिक शरणार्थियों को आश्रय देता है। इसके बाद कोलंबिया का स्थान आता है। विस्थापितों की मानवीय दुर्दशा, संघर्ष, कोविड-19, गरीबी, खाद्य असुरक्षा और जलवायु आपातकाल के घातक मिश्रण की वजह से और भी जटिल हो गई है। आइए अब बात करते हैं कुछ अन्य महत्वपूर्ण सुर्खियों की। CBI और प्रवर्तन निदेशालय के प्रमुखों का कार्यकाल अब 5 वर्ष होगा। राष्ट्रपति द्वारा 2 अध्यादेश जारी किए गए हैं। ये केंद्र को केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो और प्रवर्तन निदेशालय के निदेशकों के कार्यकाल को 2 वर्ष से बढ़ाकर 5 वर्ष करने की शक्ति प्रदान करते हैं। सरकार ने दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम 1946 और केंद्रीय सतर्कता आयोग अधिनियम 2003 में संशोधन किए हैं। इनमें निदेशकों के पद के लिए संशोधन किया गया है। दोनों का वर्तमान कार्यकाल 2 वर्ष था, लेकिन ये अध्यादेश इन्हें 3 वर्ष के कार्यकाल विस्तार की अनुमति देते हैं। टेली लॉ। हाल ही में विधि और न्याय मंत्री ने सिटीजन टेली लॉ मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। टेली लॉ न्याय विभाग की एक पहल है। इसे डिजिटल इंडिया योजना के तहत विकसित किया गया है। ये पहल देश में प्री लिटिगेशन तंत्र को मजबूत करेगी, यानी कि इसके तहत वाद दायर करने से पहले विवादों को सुलझाया जा सकेगा। इस सेवा का ऐप संस्करण इसके पहुंच और विस्तार को तीव्र करने में मदद करेगा। साथ ही ये नागरिक केंद्रित न्याय वितरण तंत्र की दिशा में भी सुधार करेगा। टेली लॉ शिकायत के शीघ्र निवारण के लिए लाभार्थी को कानूनी सलाह या परामर्श प्राप्त करने में मदद करता है। इसके अलावा ऐसे परामर्श प्राप्त करने के लिए एक पैनल में वकीलों के साथ जुड़ने की सुविधा भी प्रदान करता है। नोरो वायरस। रिपोर्ट के अनुसार केरल के वायनाड जिले में कई लोग नोरो वायरस से संक्रमित पाए गए हैं। नोरो वायरस एक अत्यधिक संक्रामक पशुजन्य रोग है। ये दूषित जल और संदूषित भोजन के माध्यम से फैलता है। नोरो वायरस जठरांत्र यानी गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल रोग को उत्पन्न करता है। इस रोग में पेट और आंतों की परत में सूजन, गंभीर उल्टी और दस्त आदि हो जाते हैं। पके टाइगर रिजर्व 2047 घोषणा। हाल ही में अरुणाचल प्रदेश मंत्रिमंडल ने जलवायु परिवर्तन सुनम्य और उत्तरदायी अरुणाचल प्रदेश पर पक्के टाइगर रिजर्व 2047 घोषणा को अपनाया है। इस घोषणा के अंतर्गत अरुणाचल प्रदेश में 5 व्यापक विषयों के माध्यम से कम उत्सर्जन और जलवायु सुनम्य विकास की परिकल्पना की गई है। इन 5 व्यापक विषयों में शामिल हैं पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन, स्वास्थ्य एवं सभी का कल्याण, टिकाऊ और अनुकूलित जीवन, आजीविका और अवसर तथा साक्ष्य सृजन और सहयोगात्मक कार्रवाई। मंत्रिमंडल ने कैसरे हिंद को राज्य तितली के रूप में अपनाया है। इस कदम का उद्देश्य राज्य में तितली पर्यटन को बढ़ावा देना और तितली की प्रजातियों को विलुप्त होने से बचाना है।
मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2021। टोक्यो ओलंपिक के स्वर्ण पदक विजेता नीरज चोपड़ा ने 11 अन्य एथलीटों के साथ ये पुरस्कार प्राप्त किया है। खेल रत्न पुरस्कार किसी खिलाड़ी द्वारा खेल के क्षेत्र में किए गए शानदार और सबसे उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए प्रदान किया जाता है। ये 4 वर्षों की अवधि में एक बार दिया जाता है। एक पदक और एक प्रशस्ति पत्र के अलावा पुरस्कार विजेता को 7.5 लाख रुपए का नकद पुरस्कार प्रदान किया जाता है। वे खिलाड़ी जिन्हें दंडित किया जाता है या जिनके खिलाफ वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी यानी वाडा द्वारा प्रतिबंधित दवाओं या पदार्थों के उपयोग के लिए पूछताछ लंबित है या चल रही है, वे इसके पात्र नहीं हैं। मदन मोहन मालवीय। मदन मोहन मालवीय का जन्म 25 दिसंबर 1861 को हुआ था और उनका निधन 12 नवंबर 1946 को हुआ था। मदन मोहन मालवीय वर्तमान प्रयागराज और तत्कालीन इलाहाबाद में जन्मे एक प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी और शिक्षाविद थे। इन्हें महामना के नाम से जाना जाता था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में इनकी काफी अहम भूमिका रही। वे 1909 में 24वें कांग्रेस अधिवेशन में और 1918 में 33वें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष रहे थे। वे वर्ष 1932 और 1933 में भी अध्यक्ष चुने गए थे, लेकिन गिरफ्तारी की वजह से वे अध्यक्षता नहीं कर सके। मदन मोहन मालवीय ने हिंदुस्तान के संपादक के रूप में कार्य किया था। वर्ष 1907 में अभ्युदय, जो कि हिंदी साप्ताहिक है, वर्ष 1910 में मर्यादा नामक हिंदी मासिक और वर्ष 1909 में द लीडर अंग्रेजी दैनिक की शुरुआत की थी। मदन मोहन मालवीय ने वर्ष 1906 में हिंदू महासभा की स्थापना की थी। इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल के सदस्य के रूप में उन्होंने कार्य किया था। वर्ष 1916 में उन्होंने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। वर्ष 2015 में उन्हें मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। आइए बात करते हैं सुर्खियों में रहे स्थानों के बारे में। काला सागर। हाल ही में यूक्रेन और नाटो के सदस्य देशों ने काला सागर में पासिंग या पासेक्स अभ्यास का आयोजन किया। काला सागर रूस, जॉर्जिया, तुर्की, बुल्गारिया, रोमानिया और यूक्रेन से घिरा हुआ एक बड़ा अंतर्देशीय समुद्री क्षेत्र है। इसे कई क्षेत्रों से जोड़ने वाले प्रमुख जलडमरू मध्य हैं। बॉस्फोरस जलडमरू मध्य इसे मरमरा सागर से जोड़ता है। डार्डेनिल्स जलडमरू मध्य इसे भूमध्य सागर के एजियन सागर क्षेत्र से जोड़ता है और केर्च जलडमरू मध्य इसे अजोव सागर से जोड़ता है। इक्वाडोर की राजधानी क्वेटो है। हाल ही में इक्वाडोर की सबसे बड़ी जेल के अंदर हुई गोलीबारी में कम से कम 68 कैदी मारे गए। इक्वाडोर की सीमाएं उत्तर में कोलंबिया, पूर्व और दक्षिण में पेरू और पश्चिम में प्रशांत महासागर से सटी हुई है। इसमें प्रशांत द्वीप समूह का गैलापागोस द्वीप भी शामिल है। ये भूमध्य रेखा पर स्थित है। इक्वाडोर का माउंट चिम्बोराजो पृथ्वी के केंद्र के ऊपर सबसे ऊंचा स्थान है। इसमें प्रमुख नदियां हैं अमेजोन और मारानन। कट्टुपनिया जनजाति। ये केरल के दक्षिण वायनाड नीलांबूर वन प्रभाग का एक घुमंतू आदिवासी समूह है। इसके साथ ही ये अंक समाप्त होता है। अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ अन्य महत्वपूर्ण खबरों के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित दूरी बनाए रखिए, मास्क पहनिए, हाथ और मुंह साफ रखिए और टीकाकरण अवश्य पूर्ण कराइए। और अब हमें यानी विजन IAS की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।